बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये इस समय कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पर हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे भारतीय एयरटेल करंट प्राइस पर लेने लायक है। वन थिंग, डाउनसाइड मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पर आपको 1680 से ज्यादा नहीं लगती, एंड दैट लेवल विड बी लाइक कि आपको थोड़ा एडिशन करना चाहिए। नाउ इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं ट्रेड की बात आज अभी नहीं कर रही क्योंकि मार्केट ट्रेड वाली नहीं है। यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट होंगे बेयर मिनिमम, इट विल स्टार्ट विद 2080, 2080 से तो पहला टारगेट इसका शुरू ही होगा, एंड इट मे एक्सटेंड अप टू 2350 का, और ये लगभग 25% की गेन है फ्रॉम द करंट प्राइस। सो वी आर टेकिंग लाइक 12% रिस्क विद द एडिशन व्यू कि हम एवरेज करेंगे, एंड अपसाइड हम 1.2x यहाँ पर 2 टाइम्स इसका चेज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका भारतीय एयरटेल। इसी तर्ज पर आप अपने सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। मैम शादाब जी एक सवाल लेकर आए हैं ट्रेडिंग के ऊपर, कह रहे हैं मैं ट्रेडिंग करता हूँ मैम और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ वाला मैम, ये बताइए कि कौन सी 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए और जो ट्रेडिंग के लिए इनको स्पेशली, और साथ में कह रहे हैं 2 ट्रेडिंग के स्टॉक भी बता दीजिए। डिक्सन पहले स्टॉक सुन लो, डिक्सन टेक देख लीजिए। डिक्सन टेक अभी आईटी में जब रिकवरी आएगी, अच्छा निफ्टी आईटी आज 29,000 को हम बात कर ही रहे हैं, वो 29,500 के आसपास आ गया है आज, तो मतलब एब्सोल्यूट 29,000 का अब वेट मत करो। आई टोल्ड यू ऑल कि हमको 22 ही रेंज में करना है, लेकिन और कंफर्मेशंस के साथ में। सो नाउ वी रेडी। आपको कुछ बेहतर स्टॉक आईटी में जैसे कि डिक्सन हो गया, ईएमएस रिलेटेड भी है, और टीसीएस, इन्फोसिस अब थोड़े थोड़े अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करनी चाहिए, और 5% तक रख सकते हैं। कोई भी ऐसा समय आएगा तो 10% से ज्यादा किसी भी सेक्टर पे मत जाना, एंड 5% से ज्यादा एक स्पेसिफिक स्टॉक में, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। नाउ जो आपने स्टॉक पूछा है, तो आपके लिए एक स्टॉक मेरी नजर में डिक्सन है और दूसरा है रिलायंस। अब ट्रेड करना किस तरह से है, ये बहुत इस तरह के स्टॉक नहीं होंगे जो 10% चलेंगे, लेकिन आपको सेफ्टी भी देंगे। तो मेरा फोकस फिलहाल आपके लिए सेफ्टी वाला ज्यादा है, क्योंकि आपने पूछा है कि ट्रेडिंग करने की बात क्या याद रखनी है, तो इससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कुछ और भी चीजों का। तो बात जो याद रखने वाली है, पहले तो आपको स्टॉक का नेचर जज करना है कि वो स्टॉक वॉलेटाइल कितना है। अगर वो बहुत वॉलेटाइल है तो अपने एक्सपोजर को कम रखिए। चलिए मैम, ये तो बहुत अच्छी राय हो गई ट्रेडिंग के लिए इनको। अब संतोष कुमार जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं बीपीसीएल आईओसी पर। बीपीसीएल इन्होंने 337 पर लिया है और आईओसी 127 पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए मैम, सेल कर दें क्या? वैसे तो लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। तो अभी के लिए आपका बीपीसीएल एट 330 मैक्स, जो मुझे लगता है कहां तक गिर सकता है, 290 से नीचे नहीं जा रहा है इन माय ओपिनियन, वहां तक आप एडिशन कर सकते हैं, तो डरिए मत। टर्बुलेंस इन्होंने 127 पर लिया है मैम। कौन सा आईओसी? हाँ 127 पर, 127 160 पर है। प्लीज होल्ड योर पोजीशन, मतलब इतना प्यार से प्लीज बोला है, होल्ड इट। अच्छा मैम, अंबुजा सीमेंट पर भी संतोष जी राय मांग रहे हैं, 511 की खरीद है, तो अभी सीमेंट सेक्टर में पूरा क्या आपका व्यू रहेगा? जितनी ज्यादा बर्बादी होंगी उतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मौका मिलेगा, इससे ज्यादा स्ट्रेट और क्या आंसर रह सकता है इस चीज का। जी मैम, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है, अगर सोमवार को देखें तो उसमें भी कुछ खास नहीं देखा गया, तो और आप एक व्यू भी देना चाह रहे थे डिफेंस सेक्टर पर, तो एक व्यू हो जाए उस पर। मेरी नजर में मैं 3,500 पर एचएएल को आता देख पा रही हूँ। एचएएल 3,500 पर आए, मस्ट बाय कंडीशन होगी, वहां पर खरीदना चाहिए। और बीडीएल की अगर आप बात करेंगे, और बीडीएल आप रखना चाह रहे हो 1.5 साल के हिसाब से, तो बीडीएल आप मतलब ऐसे नहीं कि आज खरीद लिया और छोड़ दिया, वैसी वाले मत करना। डेटा पैटर्न्स आप खरीद सकते हो आज के प्राइस पर, लेकिन बीडीएल पे वापस आ रही हूँ। बीडीएल 1330 के आसपास जब आप खरीद रहे हैं, तो आपको तैयारी रखनी चाहिए कि आप 1200 पर भी बायर ही होंगे। अगर आपके अंदर ये पेशेंस है, मतलब आधा 1300 के पास में खरीद लीजिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये 1200 जल्दी आएगा बिफोर इट हिट्स 1500। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये पहले 1500 आ जाए, इसीलिए आई डोंट वांट यू टू बी मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप 1350 पर 50% एक्सपोजर से ही इसको अटेम्प्ट करिए, लेकिन 1200 पर जब आए, वहां पर आपने जितना भी बीडीएल के लिए प्लान किया है, वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सो देयर आर 3 स्टॉक्स, डेटा पैटर्न्स, बीडीएल एंड एचएएल। एचएएल वी नीड टू वेट फॉर अप टू 3500 प्राइस, अभी मेरे ख्याल से 3800-3900 के आसपास चल रहा होगा। चलिए, तो 3 स्टॉक्स हो गए, एचएएल, बीडीएल और डेटा पैटर्न। लेवल्स आपने डिस्कस कर दिए। अब सीएस राठौर जी मैम जेन टेक्नोलॉजी पर सवाल लेकर आए हैं, 1401 का इनकी बाइंग है। कहने मैम टारगेट क्या होना चाहिए जिस पे प्रॉफिट बुक करा जाए? मत बुक करो, अभी इसको होल्ड करिए, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, एंड
literally I would like to appreciate you for that your entry is very good. So just maintain a stop loss. रिस्क लिया है तो उस रिस्क को थोड़ा सा लो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, क्योंकि बिना रिस्क लिए रिवॉर्ड नहीं बन सकता है, एंड इट्स वेरी क्लियर एक्चुअली. तो 1200 मतलब आपको फिर भी 1290 का तो स्टॉप लॉस फिर भी मेंटेन करिए क्लोजिंग बेस पर, सो दैट आपको कम से कम 1600 रुपए का पहला टारगेट विच इज पॉसिबल, और दूसरा टारगेट लगभग आपको 1750 का दिख जाए. 1750 होंगे, यहाँ पर एक कहावत बैठा है, यहाँ पे 1750 है वैसे वो इसका टारगेट है. तो 1600 से लेकर के 1750 के लगभग टारगेट है. आप होल्ड करिए, आपकी एंट्री अच्छी है और आपका टाइमिंग जो आपने स्टॉक पिक किया है वो भी ठीक है. चलिए, अब आपको राय मिल गई इस पर राठौर जी. अब महेंद्र सिंह गेल के बारे में मैम आपकी राय मांगना चाह रहे हैं. 170 पर इनकी खरीद है. अभी 148 पर है. यू गॉट टू गिव टाइम एंड आई सजेस्ट कि टाइम दे दीजिए. अभी फिलहाल स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस और कंटिन्यू हो गया एंड इट इज लाइकली टू एक्सटेंड अप टू 140 ऑल्सो. सो टाइम दे देंगे तो ये रिकवर कर जाएगा, बट क्योंकि जो भी ये टर्बुलेंस हुआ है इट इज इवेंट बेस्ड, कोई ऐसी कंपनी के फंडामेंटल्स बदले नहीं है, मैक्रो फैक्टर्स का प्रेशर है, इसलिए इसमें ये थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, जिसमें कि इस मार्केट उस चीज को सेंस करे कि इनके नंबर्स पर फर्क आएगा, एक क्वार्टर का फर्क दिखेगा. तो उस चीज को आप समझते हुए इट्स इवेंट बेस्ड पॉसिबिलिटीज ऑन देयर बैलेंस शीट, उसको प्राइस अभी डिस्काउंट करेगा जो 140 तक भी जा सकता है. तो अभी 148 पर है, 170 की आपके बाइंग है. इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ बाइंग नियर 180, थोड़ा बहुत अगर एडिशन कर सकते हो तो. ठीक है, तो एडिशन के लेवल्स मैंने शेयर कर दिए यहाँ पर. अब ममराज सैन जी हैं, M&M और HDFC बैंक पर इन्होंने राय मांगी है. M&M इनके पास है 3620 पर और HDFC बैंक 920 की इनकी खरीद है. कह रहे हैं कि क्या ऐड करना चाहिए अभी? HDFC बैंक करना चाहिए और M&M लेवल्स HDFC बैंक के मैम एवरेज करने के कौन से रहेंगे? नेहा जी, करंट प्राइस भी ठीक ही है. मतलब अगर वापस आपको ये 820 वगैरह मिले तो करो, और अगर ये कल 850 में चला जाए तो देखिए, कभी कभी आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है नंबर वाइज, कभी कभी आपको थोड़ा सा छोड़ देना है. अगर क्योंकि HDFC बैंक, रिलायंस जैसे बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे बैंक 2-4% से आप इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बस उतना ही बताना था. बाकी अगर आपको एक रेंज, ब्रॉडर वे रेंज समझने कहाँ पर एवरेज करना है, सो यू कैन टेक इट लाइक 820 to 850 रेंज, एंड मोस्ट लाइकली कल इसी रेंज में मिलेगा आपको. अगर गैप अप हो जाए तुरंत, बड़े गैप अप 860 के ऊपर चले जाए तब थोड़ा रुकना है तो रुक जाओ, क्योंकि वो कूल ऑफ होकर के 850 तो आ ही जाएगा. सो ये भी आपको पता चल गया अभी कि ये गैप अप की बात होगी. मैम, ये M&M इन्होंने 3620 पर लिया है, उस पर क्या राय रहेगी? 3620 और अभी 3187 पर है. ओके, आप अगर देखिए थोड़ी लंबी अवधि, मतलब मिड टर्म, लंबी भी छोड़िए, अगर आप मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको 6 महीने 9 महीने का भी व्यू लेकर चल रहे हैं तो भी आप करंट प्राइस पर ऐड करके चल सकते हैं. इनफैक्ट इफ यू डोंट वांट टू ऐड आल्सो, आपको ऐसे ही एग्जिट मिल जाएगा और अच्छा ही मिल जाएगा वो एग्जिट, विच इज लाइक 3700 एंड पॉसिबली 4000 का. मुझे लगता है कि जैसे ये सारे वॉर कंडीशन सुधरेंगे, ये अच्छे स्टॉक पहले भागेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इस बार क्या खरीदना है. तो इसीलिए आप अगर ऐड भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप इसमें 3700-400 का वेट ऐसे ही कर जाइए दिसंबर तक, तो इसमें आपको एग्जिट मिल जाएगा. नाउ एक, क्योंकि करंट प्राइस में मुझे एडिशन जैसी गुंजाइश लग नहीं रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है, करनी भी है अगर, और अगर वो मार्केट आपको डिस्काउंट दे दे तो फिर आप 2900-3000 के आसपास ही करिए, उससे पहले एवरेज का कोई सेंस नहीं है. ओके, तो ये लेवल्स हो गए एवरेज के आपके पास ममराज जी. अब मैम, हमने बात करी थी डिफेंस सेक्टर की. ममराज सैन जी पारस डिफेंस पर आपकी राय मांगना चाह रहे हैं. 742 पर इन्होंने खरीदा था, तो कह रहे थे और एक्यूमुलेट करना चाहिए. कहने मैंने मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इसको बाय किया है एंड आई एम बुलिश. बस डायरेक्शन ही बता सकती हूँ, नंबर्स बात नहीं कर सकते. इसके साथ आइडिया कोड भी है, तो इन 2 स्टॉक्स पर मैं भी नहीं रख सकती डिफेंस वाले पॉकेट से. अब ऐसे ही एक सवाल मेरे पास आया है राजीव जी का. सुवेन फार्मा इन्होंने लिया था 228 पर, लिख रहे हैं कि 40% वाइप आउट हो गया है. कह रहे हैं कि उसमें क्या करना चाहिए. और टाटा पावर इन्होंने 375 पर लिया है. तो सुवेन कह रहे हैं सुवेन मैं बेच करके टाटा पावर और खरीद लूं? टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी अगर सुवेन भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अभी मतलब अब इनकी बाइंग कितने की थी? 228 की बाइंग. 228 वाले, मैंने टफ क्वेश्चन इसको क्यों बोला है,
228 का सामान यानी आपका स्टॉक टूट टूट के 135 पर आ गया है। डोंट यू थिंक कि एक फार्मास्यूटिकल नेचर का स्टॉक को वहां पर लोगों की एज एन इन्वेस्टर नजर पड़ेगी और वहां पे लोग उसको उठाना शुरू करेंगे? आधा हो गया ये। तो प्लीज मतलब ऐसे मुश्किल सवाल मत पूछो क्योंकि यहाँ से कुछ कई बार क्या होता है कि गिरते 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 स्टॉक्स में बाइंग का एक मूवमेंट आ जाता है, बट आता कब है? ओनली देन जब वहां पर आपके स्टॉक में प्रोडक्टिविटी, खैर मेरी भाषा में उसको कभी कभी बोलते हैं, जब उसमें फाइनल नंबर्स पॉजिटिव हो। तो सुबेन के लिए आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको टाटा पावर में जाना है या इसमें जाना है। तो मैं जो आंसर दे रही हूँ आपको, उसके तर्ज पर आपको बाद में भी काम आएगा। नाउ लिसन केयरफुली। अगर आप इनके नंबर्स को देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 160% का डिप है, चल जाता है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही हो, अभी भी 31% का क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यहाँ पर डिक्लाइन है। नाउ इससे ज्यादा डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, पीस वगैरह अभी मत देखो, पहले मोटा मोटा एनालिसिस करते हैं और यही होता है, यही आपको समझना है नेक्स्ट टाइम भी। अब आप आइए टाटा मोटर्स के स्टॉक पर। टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स को उठाइए। टाटा पावर यस सॉरी, टाटा पावर के भी फाइनेंशियल स्लिप ऑफ टंग हो गया, टाटा पावर ही है। टाटा पावर के फाइनेंशियल्स को उठाइए। ईयर ऑन ईयर 10% का डिस्काउंट है, मतलब डिक्लाइन। सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर -10% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर 0.57% की। सो आपको ये समझ में आ गया कि कहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी आने की गुंजाइश ज्यादा है और जल्दी है, तो उसमें टाटा पावर का नाम आ गया। कल्पेश कचारिया जी एनबीसीसी और मैक्स हेल्थ और एनएचपीसी तीनों पर जानना चाह रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। एनबीसीसी 127 पर इन्होंने खरीदा है। एनबीसीसी 127 84 पर चल रहा है और मैक्स हेल्थ 1300 पर है और एनएचपीसी 110 पर है। एनबीसीसी इज लाइक मतलब 84 पर है। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको क्या जवाब दूं बताइए। और आधे परसेंट मतलब 50% आप अपने कैपिटल को वाइप आउट कर चुके हैं। समटाइम्स क्या होता है, आपका टाइम ही आपकी रिकवरी करा सकता है। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी एवरेज करना बेहतर है, बट नॉट ऑलवेज और नॉट इन सच स्टॉक्स एक्चुअली। तो एनबीसीसी में एनएचपीसी में एवरेज मत करो, जैसा है उतना ही रख दो और समय के साथ आपको रिकवरी मिल जाएगी। वो समय आपको देखना है। मेरी नजर में वो समय आपका 6 क्वार्टर से 2 क्वार्टर से एक्चुअली, यानी 6 महीने से 18 महीने का समय इनफ है। इसमें आपके प्राइस मोस्ट लाइकली आपको एग्जिट मिलेगा। बट डू यू रियली ट्रेड और इन्वेस्ट फॉर द एग्जिट्स? यू ट्रेड फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब थोड़े से ग्रोथ के लिए। तो देख लीजिए कि आपको किस तरह से प्लान करना है। बाकी होल्ड कर सकते हैं। हाँ, मैक्स हेल्थ इन्होंने 1300 पर लिया है, इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। अभी न्यूली लिस्टेड जो अभी निफ्टी का हेल्थ केयर इंडेक्स आया है, तो उसके एडवांटेज में अभी एक बेंचमार्क मिल गया है सभी को, तो उसके एडवांटेज के तौर पर आप इसको रखें फिलहाल। इसमें बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जिट करने की जरूरत है। यस, यू कैन ऐड समथिंग इफ यू कैन मैनेज। तो आप इसमें लगभग 1040 है, मोस्ट लाइकली कल आपको 1000 के आसपास मिलेगा। वहां पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। आपकी बाइंग से 30% डिस्काउंट ऑलरेडी आ गया है, यानी घट गया है आपका, लेकिन फिर भी 1000 के आसपास अगर आप थोड़ा एडिशन करें, मोस्ट लाइकली 1200 से लेकर के लगभग 1400 के आसपास के टारगेट दिखेंगे। फिर भी देखिए, बात मानिए, जितने भी लोग, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट। जब भी आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, क्लब मत करो, ठीक है। मैं ये भी मानती हूँ नेहा जी कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको सच में बड़ा पैसा बनाना है तो पोर्टफोलियो होल्ड करने पड़ते हैं, जैसे कि मिस्टर झुनझुनवाला ने किया। टाइटन जैसे स्टॉक्स को उन्होंने 40-50% तक भी डिक्लाइन देखी है। अगर आपका व्यू ये है तो फिर आप एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को अलग रखो, ट्रेड वाले पोर्टफोलियो से क्लब मत करो। इन्वेस्टमेंट के फिर अलग ही नजरिया होता है, वो मतलब वो रखने ही पड़ते हैं। वो 40% भी गिरेगा तो आपको ऐड ही करना है, अगर आप पसंद करते हैं उसको। तो वो 30 भी गिरा तो भी ऐड ही करना है, बट ट्रेडिंग के साथ यू कांट डू दिस। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं डिफरेंट ऑब्वियसली है। एनएचपीसी इन्होंने 110 पर लिया है, तो उस पर क्या रहेगा मैम सजेशन? होल्ड कर लीजिए। और जो रिसेंटली शांति बिल आया है, न्यूक्लियर शांति बिल, ठीक है, तो फिलहाल आप इसको चाहें तो ऐड करने की कोशिश अगर आपको करनी है कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट वीक, यहाँ पर डाउन साइड भी अभी लिमिटेड हो गई है। अगर आपके पास प्रोविजनिंग है तो 73 और 70 के आसपास आप एडिशन करने का व्यू रखिए।
पॉसिबली आपके लिए जो टारगेट बनेंगे अगले 3 महीने के व्यू पर बता सकते हो कि 80 और 85 रुपए के आसपास तो आ जाएगा, बट दिस इज समथिंग यू शुड होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। अगर आपको लग रहा है कि न्यूक्लियर पावर का, एनर्जी का भारत में अभी एक स्कोप है, नया स्कोप खुला है और इसमें प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री हो चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर में अडानी का शायद सबसे बड़ा नाम आएगा उसमें बिडर के तौर पर। तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में लगती हैं, पॉसिबल भी है, तो आप इसमें एक इन्वेस्टर के तौर पर फिलहाल बने रह सकते हैं। 70 से 73 की रेंज में बाय और थोड़ा सा एडिशन करने की कोशिश करिए, बट मेक श्योर डू नॉट गो बियॉन्ड 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन दिस पर्टिकुलर वन। ये हमेशा कैपिंग रखना, और 80 से 85 तो स्विंग ट्रेड के टारगेट है, बाकी 100 तक की पॉसिबिलिटीज हैं। डू मेंटेन आवर स्टॉप लॉस एट 67 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। चलिए हो गई एनएचपीसी की बात। अब मैम अडानी पावर और कोल इंडिया पे सवाल है पवन मंडल जी का, कह रहे हैं कि अभी इस समय इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? अडानी पावर में कर सकते हैं, 125 पे भी बाय करना पड़ सकता है आपको। विद दैट क्लैरिटी यस, और पॉसिबल टारगेट 170 to 10। कोल इंडिया यस, जिस तरह ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनर्जी है या फिर खुद की टेरिटरी में मिलने वाली एनर्जी है, तो जिस तरह से ब्रेंट और ये सब हो रहा है ना, तो अभी इट्स लाइक कि पहली बात तो 430 के आसपास और 440 की रेंज में खरीद सकते हैं। पॉसिबल टारगेट यहाँ पर 470 से लेकर के 520 के हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है यहाँ पर आपको, रादर यू फॉलो, ठीक है, स्टॉप लॉस ही रखिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। आप यहाँ पर 400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और हमेशा नेहा जी सभी को समझने की जरूरत है, जितने भी मतलब खनन वाले, माइनिंग वाले जो कंपनीज होती है ना, उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन जो ब्रेंट ने, क्रूड ने जो किया है ना, तो दे आर लाइक भैया मुंह पे उंगली रखो, हमको कोयला खोदने दो। तो वो कंडीशन अभी रहेगी। तो यस, और ये जो इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाई आई एम सेइंग कि आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा माइनिंग होगी, पहले भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो ई बिडिंग्स है, अभी वो महंगे दाम पर जा रही है, तो प्राइस की जो मार्जिन्स है वो बढ़ जाएंगे, जो इनकी बैलेंस शीट्स में देखेंगे। सो फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मैम डिस्क्लेमर, यस, तो हमने बहुत सारे स्टॉक्स के विषय पर अपना व्यू रखा है, और सेम व्यू हमारे मेंबर्स या जहां पर भी हम लोग लाइव होते हैं वहां पर रखे जाते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करिए। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, बट जब भी कभी कुछ ऐसे स्टॉक होंगे तो मैं इन बिटवीन द शो में बताऊंगी, बट विद इन द टाइम, मतलब एक कैप है ना कि आप 1% या 2% का, उसके अधीन ही है। सो नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी एवरीथिंग इज डिसीजन कैसे लेना है उसके ऊपर आपको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू अंबाला मैम, और डीआरएस इनसाइट्स के सभी दर्शकों को भी थैंक यू फॉर वाचिंग अस टुडे। और मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूंगी कि अगर आपने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए। ऐसे वक्त में सही समय पर सही सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप, और मेंबरशिप का लिंक आपको हमारे इनबॉक्स में पिंड कमेंट में मिल जाएगा। डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अगर आप अपग्रेड करते हैं या लेते हैं तो आपको पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा। तो सही समय पर सही सलाह का फायदा उठाइए और मार्केट एक्सपर्ट की राय को ही रखिए, और डीआरएस इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप लीजिए तो सही समय पर सही सलाह मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।